नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी के बीच गाजियाबाद में आयोजित प्रेस वार्ता में सूरजपाल अम्मू ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि धार्मिक आस्था से जुड़े किसी भी विषय में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए और यदि चंदे के धन के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अम्मू ने कहा कि किसी जनता की भावनाओं के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधी मामलों में निष्पक्ष जांच की और सच्चाई सामने लाने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी बड़ा राजनीतिक संकेत दिया है। अम्मू ने घोषणा की है कि करणी सेना प्रदेश की 40 से 50 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने की तैयारी कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि संगठन जनता के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगा और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखेगा और जनता तक पहुंचाएगा। अम्मू के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई है। राजनीतिक गलियारों में इसे आगामी चुनाव रणनीति और समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। निश्चित तौर पे मसला बहुत बड़ा है और गंभीर मसला है। करोड़ों राम भक्तों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया और मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर प्रत्येक हिंदुस्तानी को बोलना चाहिए जो राम भक्त है। प्रत्येक उस कार सेवक को बोलना चाहिए जिसने कार सेवा के समय ढांचे को गिराने में कार सेवकों का सहयोग किया था और खुद कार सेवक बना था। मुझे ऐसा लगता है कि राम का दान दिया हुआ पैसा चोरी करना, इससे बड़ा गुनाह, इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। राम के मंदिर में दिया गया चंदा, वहाँ पर गोबर के अंदर से 12 लाख रुपए निकला। लवकुश नाम का कोई व्यक्ति है, एम्प्लॉई है उसके वहाँ से, और एक कोई टुन्नू यादव है उसके घर से भी काफ़ी सारा पैसा निकला है। 60 कमरे का हॉस्टल, एक जो वहाँ पर गाड़ी ड्राइव करता था चंपत राय जी की, आज वो वहाँ पर करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक है। आज वो विश्व हिंदू परिषद का अपने आप को कार्यकर्ता बताता है, उसके घर के ऊपर नेम प्लेट लगी हुई है। ऐसे अनेक लोग इसके अंदर। तो वहीं दिल्ली में नीट परीक्षा को लेकर जारी बहस के बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिक्षा और जांच व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की शिक्षा प्रणाली और जांच तंत्र को बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि छात्रों का भरोसा मजबूत हो सके। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि शिक्षा का जो मौजूदा सिस्टम है और जो जांच का सिस्टम है उसमें सुधार किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि परीक्षाओं से जुड़े विवादों और अनियमितताओं को रोकने के लिए पारदर्शी और जवाबदेही व्यवस्था आवश्यक है। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और ऐसी व्यवस्थाएं विकसित की जानी चाहिए जिसमें परीक्षाओं का निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनी रहे। नीट परीक्षा को लेकर देश भर में चल रही चर्चाओं के बीच प्रियंका गांधी का ये बयान राजनीतिक और शैक्षणिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में झुग्गी पुनर्वास और पुनर्स्थापना को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रही। बैठक में निर्णय लिया गया कि नई पुनर्वास कॉलोनी में केवल आवास ही नहीं बल्कि आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, खेल मैदान और अन्य सामूहिक सुविधा भी विकसित की जाएगी ताकि लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके। गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि दिल्ली स्लम एवं झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति 2026 को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। साथ ही डीडीए और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को पीपीपी मॉडल पर 5 झुग्गी क्लस्टरों के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर टेंडर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा 50 अतिरिक्त कलेक्टरों के परियोजना दस्तावेज और निविदता तैयार करने को भी कहा गया है। तो वहीं नोएडा प्राधिकरण की ई साइकिल परियोजना से जुड़े कथित घोटालों की जांच एक बार फिर चर्चा में है। मामले में जांच प्रक्रिया महाप्रबंधक एसपी सिंह ने मांगे गए स्पष्टीकरण के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रही है। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार कई बार जवाब मांगे जाने के बावजूद अब तक कोई स्पष्ट उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि परियोजना के तहत ई साइकिल
स्टैंड और विज्ञापन आवंटन में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। आरोप है कि विज्ञापन मानकों में बदलाव कर संबंधी एजेंसी को लाभ पहुंचाया गया है। इस मामले में एजेंसी टर्बन और मोबिलिटी के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। प्राधिकरण ने एजेंसी का अनुबंध समाप्त करने के साथ उस पर जुर्माना भी लगाया है। 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद ई साइकिल संचालन शुरू ना होने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को जांच शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार अब महाप्रबंधक एसपी सिंह को तलब कर उनका पक्ष दर्ज करने की तैयारी की जा रही है ताकि जांच को अंतिम रूप दिया जा सके। तो वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने टेलीग्राम बैन और पेपर लीक मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार की नीतियां समस्या के मूल कारण को संबोधित करने के बजाय प्रभावित लोगों को ही प्रतिबंध लगाने जैसी ही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के बजाय सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे छात्रों को, आम नागरिकों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा है कि चोर को पकड़ने के बजाय पीड़ित के दरवाजे पर ताला लगाया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पेपर लीक माफिया सरकार की निगरानी में फल फूल रहा है जिससे युवाओं के भविष्य पर असर पड़ सकता है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है और सरकार की नीतियों पर सवाल उठने लगे हैं। ये मुद्दा अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो वहीं गाजियाबाद मुरादाबाद थाना पुलिस और एक बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में लूट की वारदात में वंचित आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, लूटा गया मोबाइल फोन, ऑटो रिक्शा और नकदी बरामद की है। पुलिस के अनुसार पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के पास चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि लूट की घटना में शामिल आरोपी नबीपुर बम्बा पेरीफेल अंडरपास के पास से किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। इस दौरान एक ऑटो रिक्शा आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर चालक भागने लगा लेकिन ऑटो फंस गया। खुद को घिरा देख आरोपी ने टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया है। उसकी पहचान 24 वर्षीय करण पुत्र सूरजपाल निवासी करावल नगर और दिल्ली के रूप में हुई है। पूछताछ के आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरठ मोड़ क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ मोबाइल फोन नकदी लूटने की वारदात को स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया है जबकि उसके फरार साथियों की तलाश अभी जारी है। थाना मुरादनगर क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व एक ऑटो में सवार 4 व्यक्ति द्वारा अरशद नाम के व्यक्ति के साथ लूट की घटना कारित की गई थी। इस घटना में अरशद के पास से 2 मोबाइल फोन व 5600 रुपये की लूट की गई थी। थाना मुरादनगर की पुलिस द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया तथा इस घटना में शामिल 3 अभियुक्त अनुराग गुप्ता, पुनीत शर्मा व जतिन मित्तल को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना का मुख्य अभियुक्त करण जो ऑटो लेकर आज फिर थाना मुरादनगर क्षेत्र में घटना कारित करने के उद्देश्य से आया हुआ था। मुरादनगर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान इस एक ऑटो को जब रोकने का प्रयास किया गया तो ऑटो द्वारा वापस मुड़कर भागने का प्रयास किया गया। इस ऑटो में सवार व्यक्ति द्वारा अपने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में गोली चलाई गई जो इस व्यक्ति को के पैर में लगी। थाना मुरादनगर। तो वहीं गाजियाबाद खोड़ा थाना क्षेत्र में युवती को गोली मारने की घटना के बाद आरोपी जॉनी का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद मामले में नया मोड़ ले लिया आ गया है। इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में आरोपी खुद को घटना का जिम्मेदार बताते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में वो युवती को गोली मारने की बात स्वीकार करने के साथ घटना के पीछे की वजह बताता है। इसके अलावा आरोपी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की भी बात कह रहा है। हालांकि वीडियो की प्रामाणिकता और इसमें किए गए दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। गौरतलब है कि मंगलवार को खोड़ा थाना क्षेत्र में एक युवती को गोली
मार दी गई थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है और वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों के जांच के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम जोनी वाल्मीकि बारदरी से हूँ मैं, और मेरा रिश्ता हुआ था खोड़ा कॉलोनी आदर्श नगर वाल्मीकि चौक। खुशी से रिश्ता हुआ था मेरा। उसके पिताजी और उसके मम्मी पापा मांगते थे मुझसे पैसे, 2-2 लाख रुपए मुझसे पैसे मांग लिए। जब मैंने उनसे शादी करने को बोला तो साहब मुझे उन्होंने क्या करा कि मुझसे पैसे देने के बजाय उन्होंने तुम्हारी 15 साल उम्र बढ़ी है, हम तुमसे शादी नहीं कर पाएंगे, तुम कहीं और रिश्ता देख लो। मेरी रिश्ता पानी सब हो चुका था, रोकना पोकना सब हो चुका था, लेकिन मैं कोई पैसे नहीं लिए। और उन्होंने मुझे घर बुला के 2-2 लाख रुपए इकट्ठे लिए, नई गड्डी लिए हैं। और मैंने कैसे करके पैसे जोड़ रखे थे, रैपिडो चला के बुक करके, मतलब मेहनत करके खून पसीने के से। आज मैंने रिश्ते के लिए 2 साल रिश्ता हो गया था मेरा। 20 मार्च 2024 में रिश्ता हुआ था, 14 मार्च 2026 में मेरा रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि मैं उनसे पैसे मांगता था। तो वो कहते थे तुम्हारी 15 साल उम्र हो रही है, तुम्हारे हम वो नहीं करेंगे। तो वहीं नोएडा स्थित महागुन मिरावेल सोसाइटी की बेसमेंट पार्किंग में एक बड़ा हादसा सामने आया। तेज कार की चपेट में आने से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला और उसकी 5 वर्षीय बेटी घायल हो गई है। घटना के बाद सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार महिला अपने परिवार के साथ कार से सामान उतारकर फ्लैट की ओर जा रही थी। इसी दौरान बेसमेंट में तेज गति से आई एक कार ने मां बेटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों कार के नीचे फंस गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए करीब 4 मिनट की मशक्कत के बाद मां बेटी को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसकी पसलियां टूटने के साथ पेट और कंधे में गंभीर चोटें आई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं 5 वर्षीय बेटी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। पूरी घटना बेसमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। थाना सेक्टर 113 पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा जीटी रोड पर चलती कार से फायरिंग कर दहशत फैलाने का मामला थाना बलराम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार होने में सफल रहे हैं। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद किया गया है। इनमें 2 पिस्तौल, 4 तमंचे और 2 नाल और 160 कारतूस शामिल है। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि उन्होंने जीटी रोड पर चलती कार से फायरिंग की थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पीछे से हॉर्न देने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस का कहना है कि आरोपी हथियार का इस्तेमाल क्षेत्र में भोकाल बनाने और लोगों को धौंस जमाने के लिए करते थे। मामले में कई अहम जानकारियां जुटाई जा रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। थाना बादलपुर पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, दिनांक 15 जून को डायल 112 से गौतम बुद्ध नगर पुलिस को एक सूचना मिलती है कि बुलंदशहर से दादरी की तरफ आते हुए एक टोयोटा ग्लेंजा द्वारा फायरिंग की गई। उसमें सवार कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की घटना कारित की गई है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल 4 टीमों का गठन किया गया और लगातार टीमों द्वारा इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इसी के उपक्रम में दिनांक 16/17 की रात में लगभग 1 बजे मुखबिर खास की सूचना पर कि घटना में प्रयुक्त जो गाड़ी थी टोयोटा ग्लेंजा और उसमें सवार व्यक्ति अंबुजा सीमेंट के पास एनटीपीसी फ्लाईओवर के पास यह गाड़ी खड़ी है। तत्काल इस घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। पुलिस द्वारा घिरते देखकर बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। सिखलाई ढंग से पुलिस ने उनको घेर कर अपनी जान की रक्षा करते हुए उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के उपरांत जब लोगों की पहचान हुई तो उसमें से 3 व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और पता चला कि 2 व्यक्ति इसी दौरान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। देखिए, दिनांक तो बुलंदशहर जनपद के बीबी नगर थाना क्षेत्र में एक युवक की कथित रूप से पीट कर हत्या किए जाने के मामले सामने आया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए एक महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया है।
जबकि 3 अन्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार मृतक अवधेश को कथित तौर पर उसकी प्रेमिका मंजू ने ससुराल बुलाया था। आरोप है कि वहां पहुंचे मंजू, उसके पति कृष्ण और अन्य परिजनों ने मिलकर अवधेश के साथ मारपीट की। गंभीर चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले का जांच शुरू कर दी। मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंजू और उसके पति कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में नामजद 3 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर मामले में आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दिल्ली एनसीआर का मौसम इन दिनों सुहावना बना हुआ है। बारिश और तेज हवाओं के कारण गर्मी से राहत मिली है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज ही हल्की बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। मंगलवार को दिल्ली के कुछ हिस्सों में तेज बारिश से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। आईएमडी के अनुसार बारिश और आंधी तूफान की गतिविधियां 21 जून तक जारी रह सकती है। पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चली है। इनकी गति कभी कभी 46 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। इससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक गिरावट देखी गई है। बुधवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बताई गई थी। हवा की गति 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की उम्मीद थी। विभाग ने 18 जून से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की संभावना जताई है, जिससे तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो सकती है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।